जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th स्ट्रेट लाइंस चैप्टर 10 सरल रेखा। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो बेटा आपको मुझे बहुत डिटेल्स में और अच्छे से समझाना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों, ज्योमेट्री हमने अभी तक जो पढ़ ली है वो दो तरह की पढ़ ली है। पहली ज्योमेट्री थी यूक्लिडियन, ठीक, 9th क्लास में आपने पढ़े थे। यूक्लिड साहब ये फादर ऑफ ज्योमेट्री कहलाते हैं, यू नो वेरी वेल। इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था आपको? प्लेन, है ना, और लाइन, पॉइंट, ये जो कुछ अनडिफाइंड टर्म्स, कुछ डिफाइंड टर्म्स, मतलब ज्योमेट्री का बेसिक जो बेसिक होता है ना, वो यूक्लिडियन जी ने दिया था, ठीक है। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो गई। इसके बाद जो आई वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी आपके लिए बच्चों नई तो बिल्कुल नहीं रह गई है, 9th और 10th में थोड़ी थोड़ी आपने पढ़ी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? अलजेब्रा और ये ज्योमेट्री मिल जाती है, ठीक। कैसे? अब आप बताओ, एक लाइन है 2x + 3y = 12 है, ठीक है। इससे आप लाइन बनाते हो कि नहीं? ऐसे बॉक्स बना देते हो, पॉइंट्स प्लॉट करते हो और लाइन बन जाती है। तो ये अलजेब्रा और वो लाइन, तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिलकर बन जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी दो होती है, एक होती है 2 डायमेंशनल, एक होती है 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में आता है प्लेन, प्लेन को हिंदी में कहते हैं समतल, ठीक। और इसमें आता है स्पेस, ठीक, इसको क्षैतिज स्पेस ही कह देते हैं, ठीक है। तो ये 2D में प्लेन है और 3D में स्पेस है। ये सब क्या है आपको धीरे धीरे सब आप फेमिलियर होते जाओगे। अच्छा, एक और नाम सुनते हैं हम, एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल करना ने एनालाइज करना, ज्योमेट्री के फॉर्मूले जो हम प्रूव करने लग जाते हैं। ऐसा कैसे? जो हम अभी करेंगे, आपको आप कोई भी फॉर्मूला अनप्रूव्ड नहीं छोड़ेंगे हम इस चैप्टर में, क्योंकि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है और आपका भी फेवरेट हो जाएगा। रियली इट्स वेरी वेरी इजी। और एक अच्छी बात यह है बेटा, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आ गया, समझ में आ गया, तो आगे के आपके 2D आप समझ रहे हो, अभी 3D आ जाएगा, है ना। इसके बाद जो कर्व्स आएंगे ना, कोन, पैराबोला, ये सब कोनिक सेक्शंस जो आएंगे अभी, हाइपरबोला, ये सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, एलिप्स वगैरह, है ना। और फिर आप 12th में भी पूरा का पूरा एक चैप्टर प्लस वेक्टर, बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। तो इसलिए ये आपकी बहुत बढ़िया अगर नींव तैयार हो गई ना, तो बस बल्ले बल्ले। तो वो मैं आपके लिए कर रही हूँ काम, और आप मेरे को कोऑपरेट करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने आपको बेसिक्स थोड़ी सी जानकारी दे दी, ठीक। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नई तो है नहीं बेटा आपके लिए। इसमें कार्टेशियन सिस्टम होता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिनको हम एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा होती है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कह देते हैं। ये लोग आपस में 90 का एंगल बनाती हैं। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं। और किसी भी बिंदु के निर्देशांक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म की तरह से लिखे जाते हैं। इसमें ए क्या होता है? एक्स अक्ष पर आप कितना चले, यानी कि एक्स अक्ष का मान होता है। इसको हम इंग्लिश में एब्सकिसा कहते हैं। ये नाउन है, संज्ञा है, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है। कुछ लोग इसको एब्सिसा कहते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एब्सकिसा हो गया। और ये एब्सकिसा हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं भुज, ठीक है। बच्चों जो हिंदी मीडियम से पढ़ते आए हैं वो कंफ्यूज ना हो। और एक मेरी नेक सलाह है बेटा कि कुछ वर्ड्स कॉमन हैं, तो इसलिए इंग्लिश में भी सीख लो, हिंदी में भी, दोनों चलेंगे। तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, उसको हम एब्सकिसा या भुज कहते हैं, पुरानी बातें हैं। और जो वाई निर्देशांक होता है ना, उसको इंग्लिश में सिर्फ ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं कोटि, भुज कोटि, ठीक है ना। और दोनों मिलकर जो ये क्रमित युग्म बनते हैं, ये किसी भी बिंदु के निर्देशांक हैं,
यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, किसी भी बिंदु के निर्देशांक यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार लिखे जाते हैं। पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सकिसा यानी कि भुज, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। ठीक है, इस हिसाब से जो ये ओरिजिन है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। हाँ, यानी कि ये एक्स अक्ष पर भी कहीं नहीं जा रहा है, ना इधर और ऊपर नीचे कहीं नहीं। फिर ये प्लस प्लस, अभी अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी कितना पढ़ लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये अब मैं इस तरफ और नहीं जा रही हूँ। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। बच्चों, जो हम पढ़ चुके हैं ना वो बस पढ़ चुके हैं ना, उनको हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, उन पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। पहली चीज़ हमने पढ़ी डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, अब 10th में आपने इसका प्रूफ सीखा नहीं सीखा ये अब आप जानिए। क्यों? क्योंकि आप 10th की बुक उठाकर देख भी सकते हो। डिस्टेंस, क्योंकि मुझे अब नया बहुत बताना है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, इनके बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बच्चों एक बात बता दूं, स्क्वायर होने से अंदर की कोई भी चीज़ होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, आपको मालूम है। अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर लेते हो और a आपका 4 है, b आपका 6 है, तो a माइनस बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4, और अगर b माइनस a करो तो भी +4। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दो, इधर y2 माइनस y1, तो आउटपुट सेम रहेगा। तो बेटा ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी का सूत्र, पहली चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी x1 y1 और x2 y2 दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, कोई पॉइंट है P बेटा। हाँ, ये ए बी है। ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इनका रेशियो m/n है, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू m/n। तब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m1 m2 है कई जगह, m1 m2 भी ले लेते हैं, कुछ भी k/1 भी ले लेते हैं, my2 और ny1 अपॉन m प्लस n, ऐसे भी चलता है। हाँ, एक चीज़ और बेटा, ये जो डिवीजन आप सीख कर आए हो और ये फॉर्मूला जो आप सीख कर आए हो, ये इंटरनल डिवीजन का है। ये जो P पॉइंट है ना, ये AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। ध्यान देना बेटा, अभी आपने बाह्य विभाजन का फॉर्मूला नहीं सीखा। एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, देखो कैसे। ये कोई लाइन सेगमेंट है AB एक B है और ये पॉइंट है P। तो बच्चों यहाँ पर जो क्या बनेगा, यहाँ भी आप AP अपॉन PB ही लोगे। सुनना ध्यान से, ये AP अपॉन PB है, यहाँ भी AP अपॉन BP ही लिया जाएगा, बट इसको हम एक्सटर्नल डिवीजन या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है PAB को, ऐसा मानते हैं। P इज डिवाइडिंग AB एक्सटर्नली। ठीक है, बाह्य विभाजन या बाह्यतः विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाजन ऐसा होता है। ठीक है, इस केस में यानी कि AP और PB का रेशियो m/n है। चलो इस बार m1 m2 m2 क्योंकि आदत उसी की ज़्यादा, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर कोऑर्डिनेट्स पता है क्या हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ, फिर वही बात, हाँ, m1 माइनस m2, m1 x2 प्लस m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, यहाँ पर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन, mn करके कर लो, कैसे भी कर लो। तो एक्सटर्नल डिवीजन में बेटा ये माइनस होता है, ओके, और इंटरनल डिवीजन में ये प्लस होता है। ये दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसी में एक तीसरी चीज़ थी, इसी से कंक्लूड की गई थी, वो थी मिड पॉइंट, यानी कि जो रेशियो है ना, रेशियो 1:1 हो तो आ जाता है मिड पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। गॉट इट, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और इट्स जस्ट फॉर रिवीजन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
आखिरी चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं बेटा वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज बनता है बच्चों 3 बिंदुओं से, है ना, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये स्मॉल रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि अब आपको पेज पलटने की या पुराना देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर मैं करवा कर रही हूँ। और दूसरा बच्चों, इसको फॉर्मूले को याद करने की भी एक प्रोसीजर है, वो भी मैं अपने बच्चों को हर साल बताती हूँ। और अभी हाल फिलहाल तो आप समझोगी, आप इसे याद कर रहे हो, है ना। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक आखिरी बात वो ये कि आपने 3 बिंदु दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए, आपने एरिया निकाला और बाय चांस एरिया 0 आ गया। व्हाट डज इट मीन? एरिया 0 आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं, है ना। इसका मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं। ये जो पॉइंट ऊपर है ना, ये ऊपर था ही नहीं, लाइन के ही ऊपर था, तभी तो नहीं बन पाया। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे थे, अलग नहीं था, तो ट्रायंगल नहीं बन पाया। तो कहने का अर्थ है कि अगर 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, इसका मतलब ये तीनों बिंदु समरेखी यानी कि कोलिनियर है बेटा। ठीक है बच्चों, कोलिनियरिटी की अभी हम 3 चीज़ें और पढ़ेंगे। तो अभी उसमें से एक ये है, एक हमने यूक्लिड के टाइम पे भी पढ़ी थी, चलिए, तो 2 अभी हम और पढ़ेंगे। ठीक, तो कोलिनियरिटी समझ में आ गई, हाँ, समरेखी। तो ये इतनी चीज़ें बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम नई चीज़ जो हम 11th में एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं वो ये कि एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। ठीक, और इस पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन कितनी तरह से हो सकती है मुझे ये बता दो आप। एक तो ऐसा हो सकता है कि ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक हो सकता है कि x एक्सिस के पैरेलल, कहीं भी हो लेकिन x एक्सिस के पैरेलल ऐसे हो, y के पैरेलल। 2 पैटर्न्स तो ये हो गए। हाँ, एक ये हो सकता है कि ये इस तरह से जा रही हो। ठीक, अब इसमें बेटा ये भी आ गई, मतलब ये जा रही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से, ऐसे भी हो गई, तो फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड पैरेलल है, लेकिन अब हम इसको एक ही पैटर्न मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सब आ जाएंगी पैरेलल वाली। हाँ, और एक हो सकता है ऐसे हो, इस टाइप से हो, चल थोड़ा ऊपर लेते हैं, ऐसे हो। ठीक, और ये ऐसे ऐसे जा सकती हैं, कोई भी, मतलब टोटल 4 तरह से लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। कोई और पैटर्न आए माइंड में जो इन चारों से अलग हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 4 प्रकार से लाइंस हो सकती हैं। अब ये जो लाइंस हैं इनकी कुछ पहचान होती है। हाँ, वो पहचान अब होगी स्लोप से। स्लोप, आप अपनी गाड़ियों को ऊपर चढ़ाने के लिए घर के बाहर ऐसे स्लोप बनाते हो ना, कितना स्लोप कितना रखें कि हमारा स्कूटर आराम से चढ़ जाए, कार आराम से चढ़ जाए, तो वो स्लोप, और हिंदी में कहते हैं ढाल। तो बच्चों अब ढाल क्या बोलेंगे, हम स्लोप बोल देंगे, आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। ओके, तो स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन, किसी भी लाइन, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चारों, ठीक है, इन चारों लाइंस का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, गॉट इट। ये डायरेक्शन नेगेटिव है। थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये एक रे है, एक पॉइंट ऐसे बनता है, ये रे को मूव कराया आपने ऊपर की तरफ, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये पॉजिटिव होता है। अब यही रे अगर नीचे की तरफ मूव कर जाए तो ये जो एंगल बनता है ये नेगेटिव होता है। ये चर्चा हम ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं, चैप्टर 3 जब हमने पढ़ाया था तब इस पर चर्चा हुई थी, है ना। तो एनीवेज, अब मेरी दोबारा डेफिनेशन सुन लीजिए कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है ना, उसका टेंजेंट, उसका टेन ले लें हम, टेन थीटा, है ना, तो उसका टेंजेंट इस लाइन का स्लोप कहलाता है। एनी इशू? हिंदी में बोल दूं, यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है, ठीक है ना, ये थीटा है और ये लाइन एल है, ओके, ये लाइन एल है और ये झुकाव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है बच्चों, देख लो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर, है ना, नीचे तो जा नहीं रहा। तो ये जो झुकाव है इसका टेन ले लें, यानी कि टेन थीटा, इसको हम स्लोप कहते हैं। गॉट इट? स्लोप ऑफ लाइन
If theta is the inclination of a line L, then tan theta is called the slope. ठीक है, और इसका एक और नाम है स्लोप का ही, वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ठीक है, इसे हिंदी में भी हम ग्रेडियंट ही कहेंगे, क्योंकि ढाल, झुकाव, ये दो शब्द हैं और ये कुछ अपीलिंग नहीं है बेटा, इनको ग्रेडियंट या स्लोप यही कहिएगा। ओके, तो ये क्या है, टेन थीटा। थीटा क्या आ गया, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है। और टेन थीटा हर जगह नहीं लिखा जाता, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट डिनोशन है, वो है एम। अगर स्मॉल एम लिखा है ना कहीं पे, तो वो भी इसका मतलब स्लोप यानी ग्रेडियंट। ओके, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये लाइन का तो समझ में आ गया, एक्यूट एंगल था, हो गया। अब ये लाइन होती अगर, है ना, ये तो जैसे कि ये है, आपको दिख रहा है 90 से कम है, और 10 की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0, 1/√3 होती है, देन 1 होती है, देन √3 होती है, और देन इन्फिनिटी। तो ये तो होती है, ठीक, बीच में बहुत सारे हो सकते हैं। बट अगर ये ऐसा हो, 0 से 90 के बीच की बात करी मैंने आपसे, तो 0 से इन्फिनिटी तक ये जाता है, ठीक। अब अगर ये एंगल नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव बोल रहे हैं, अगर ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण हो, तब क्या होगा, ये थीटा है, एंगल ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज सही, ठीक है। उस समय हम देखेंगे कि इसको हम कैसे हैंडल करें, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वो टाइमली पता चलेगा हमको, क्योंकि हम लेंगे वही जो हमको गिवन रहेगा, स्लोप हमको जो गिवन रहेगा हम वही लेंगे। इसके बाद I have to take a pause to make 2 diagrams and then I'll explain next step. Okay, next thing rather. Now बच्चों, नेक्स्ट चीज़ ये है कि इस बार आपको एंगल नहीं दिया और 2 पॉइंट्स दिए हैं जिनसे होकर एक लाइन पास हो रही है, तो क्या इसका स्लोप नहीं मालूम चलेगा? ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा एंगल ही मालूम हो, है ना। तो अगर ऐसा केस है तो फिर आपको स्लोप कैसे मालूम करना है ये आपको बताना है, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ। दूसरा कि अगर यही लाइन का डायरेक्शन ये है तब कैसे बताना है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है। अगर मैं यहाँ से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ओके, इसका नाम मैं R रख रही हूँ क्योंकि बुक में R है। आपका मन होगा कभी बुक से देखने का तो कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, यहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख दिया M। ओके, अभी सुनो, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया इसलिए कि आप समझे चीज़ को कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अच्छा बच्चों, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है ना, और ये जो मैंने लाइन बनाई है PM, ये कैसी है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, समांतर है। और फिर थीटा और ये एंगल थीटा इक्वल हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है, 9वीं क्लास में पढ़ लिया था हमने। तो ये संगत कोण होने की वजह से बराबर है ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ओके, आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ये OR कितना है, चलो एक मैं लाइन और बना दूँ यहाँ से। ओके, इसको मैं और ड्रॉ कर दूँ और इसका नाम कुछ और रख दो, S रख दो। हाँ, चलिए अभी मुझे बताइए, मुझे मान लीजिए PM चाहिए, PM। तो PM और SR इक्वल हो गई ना, क्योंकि एक रेक्टेंगल जैसा बन गया ये, तो PM और SR इक्वल है। SR कैसे आएगी, OR माइनस OS, गॉट इट, OR माइनस OS, ठीक है। अब R पॉइंट कैसे बना, x2 y2 से बना, है ना। तो OR कितनी हो गई बच्चों, x2 हो गई, माइनस OS क्या है, x1 है ना, तो OS हो गई x1। इस तरीके से हमको SR मिल गई, SR आ गई x2 माइनस x1, ठीक। तो जो SR है बेटा वही OM PM है, PM और SR इक्वल, तो ये मुझे मिल गई है x2 माइनस x1, गॉट इट। अब मुझे चाहिए QM, क्योंकि मैं ट्रायंगल QMP लेना चाह रही हूँ। QMP ये 90 का होगा ना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लेना चाह रही हूँ। तो इसमें मुझे QM चाहिए था, मिल गया। अब मुझे चाहिए QM। ओके, QM, तो QM कैसे आएगा, QR माइनस MR, है ना,
यहाँ लिख दूँ क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर माइनस एम आर। ओके, क्यू आर कितना बच्चों, y2। देखो ना ये ऊंचाई कितनी है, यहाँ से इसके हिसाब से नापोगे ना आप, तो ये y2 तक तो पहुँचे हो आप, y2 तक, है ना। तो y2 क्यू आर है आपका y2 एंड एम आर ये y1 की ऊंचाई, y1 कितना ऊंचा है, y1 ये वाला पॉइंट, सॉरी m पॉइंट कितना ऊंचा है, y1 है इसकी ऊंचाई, तो ये mr हो गया y1। हाँ, तो ये आ गया qm कितना आ गया, y2 माइनस y1, qm आ गया, है ना, और ये आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। अब इस ट्राइंगल में इस थीटा का tan लेना चाहूँ, tan थीटा, ठीक, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। परपेंडिकुलर मीन्स QM अपॉन PM। ओके, QM कितना, y2 माइनस y1, PM कितना, x2 माइनस x1, और 10m का एक और नाम क्या बताया था, m, तो ये आप याद रख लें, ठीक है। अगर थीटा दिया है तो tan थीटा, अगर थीटा नहीं दिया, 2 पॉइंट्स दिए, तो फिर स्लोप कैसे आता है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। गॉट इट, ये हो गया। अब अगर लाइन इस टाइप की है, मतलब डायरेक्शन उल्टा है, तो फिर क्या होगा, फिर हम वही कार्यक्रम करेंगे, फिर फर्क क्या आएगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसे। हाँ, जस्ट अ मिनट, आई विल नॉट टेक मच टाइम। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को S कह देती हूँ, इसको R, इसको M, ऐसे चलते हैं। ओके बच्चों, देखो ये थीटा है, मुझे ट्राइंगल लेना है ये वाला। ओके, तो ये एंगल मुझे मालूम चल जाए ना, ये वाला, तो फिर ये भी वही होगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज MP इज पैरेलल टू लाइन X, मतलब X इज X, है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, ये संगत कोण है, तो मुझे ये कोण मालूम होना चाहिए, इससे नहीं काम चलेगा। तो ये कितना है फिर, बता दो जल्दी से, 180 माइनस थीटा, है ना, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी 180 माइनस थीटा ही तो होगा, है ना। अब वापस वही कार्यक्रम, देखो बेटा, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये 90 है ना, तो ये भी 90 है, पक्की बात है। अब जरा मुझे बता दो PM कैसे आएगा आपकी बार, OS माइनस OR। ओके, OS लंबा वाला कौन सा है इस बार, X1 है ना, और OR ये X2 है, तो ये लाइन यानी MP आ गई X1 माइनस X2। ओके, MP आ गई ना बेटा। अब आते हैं हम QM पर, QM क्या होगा, QR माइनस MR, तो यहाँ पर तो y2 माइनस y1 ही रहा, ये y2 ये y1, ठीक, तो QM आ गया y2 माइनस y1, ठीक। अब हम यहाँ पर लेते हैं, ये हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, गॉट इट, ये एंगल थीटा नहीं है इस बार, 180 माइनस थीटा है, तो परपेंडिकुलर है आपका y2 माइनस y1, है ना, और बेस क्या है, x1 माइनस x2, गॉट इट। अब tan 180 माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2, ये माइनस में यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, और y2 माइनस y1 को डिस्टर्ब न करके ये माइनस में नीचे शिफ्ट कर दूँ, तो ये माइनस x1 प्लस x2, यानी उल्टा हो गया x2 माइनस x1, गॉट इट। तो देखो ना, यही आ गया, यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही था, कहने का अर्थ है कि लाइन के डायरेक्शन से जो आपका ग्रेडियंट है, स्लोप है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब ये आते हैं, ये लाइन कैसी है, ये वाली लाइन, ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। अब y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90, तो ये भी तो 90 बना रही है x एक्सिस के साथ, है ना। तो कोई भी लाइन जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो tan 90 तो नॉट डिफाइंड है ना भाई, अपरिभाषित है
है ना। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसका ग्रेडियंट नॉट डिफाइंड। कभी ये फिलअप में एक नंबर का या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक, गॉट इट। यानी कि अगर हम वाई एक्सिस का ग्रेडियंट पूछने बैठे हैं आपसे तो आप बोलोगे 90 डिग्री, सॉरी 1090, यानी कि अपरिभाषित। आप जरा वाई एक्स एक्सिस के बारे में भी बता दीजिए। एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री, है ना। एक्स एक्सिस अपनी खुद के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री, तो 10 0 कितना होता है? 10 0 इज 0, है ना। तो एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट 0 होता है और वाई एक्सिस का ग्रेडियंट नॉट डिफाइंड। यही बात पैरेलल के लिए भी है। एक्स एक्सिस के पैरेलल समांतर कोई भी रेखा होगी, उसका m स्लोप 0 होगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी, उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। गॉट इट? आ गया समझ में? अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो है कंडीशंस। अभी देखो, दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, उनकी ग्रेडियंट्स आपस में कैसी होंगी? दो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर हैं, उनकी ग्रेडियंट्स आपस में कैसी होंगी? ये दो चीज़ें बच्चों मैं आपको और बता दूँ। हाँ, अब रैंडम डायग्राम बना दिया मैंने, तो पैरेलल दिख तो नहीं रही हैं और दिख भी रही है ना, तो काम चला लो, इनको आप पैरेलल समझ लो। ठीक, अब एक लाइन बेटा L1 है, एक लाइन है L2, मैंने इस डायरेक्शन में बना दी, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, ये जो एंगल बना रही है ये θ1 ले लो, ये जो एंगल बना रही है ये θ2 ले लो। ओके, अब बेटा ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल, है ना, समांतर। और ये जो एक्स एक्सिस है ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं? ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा, और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण बराबर होते हैं। अभी अभी हमने 2 बार इस चीज को यूज किया। इसका मतलब θ1 और θ2 दोनों इक्वल है कि नहीं? जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स इक्वल हैं, सॉरी कम से कम एंगल्स इक्वल हैं। अब हम इनका टेंजेंट ले लेते हैं दोनों तरफ का, तो फिर वो भी इक्वल होंगे ना, और यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। तो दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। अगर आपको दो लाइंस की स्लोप्स मालूम है और वो इक्वल हैं तो आप बिना देखे बता सकते हो कि ये लाइंस तो पैरेलल होंगी। ठीक, अब आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस पर। अब परपेंडिकुलर लाइंस का भी कहीं से भी कहीं तक कैसी भी शक्ल बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। ये आपकी एक्सिस है। ओके, अब एक लाइन मैंने बच्चों बना दी ऐसे, और अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो अंदाज से बना देती हूँ, ये समझ लो ये 90 डिग्री है। गॉट इट? ये लाइन आपकी L1 है और ये लाइन आपकी L2 है। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे तो बढ़ाऊँ क्योंकि मुझे स्लोप चाहिए ना बच्चों। तो ये एंगल ये θ1 है। ठीक, ये एंगल बच्चों ध्यान रखना ये θ1 है, और ये एंगल ले लिया मैंने θ2। ओके, एक बच्चों ये लाइन है, एक ये लाइन है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो θ1, इस एक्सिस ने जो इस लाइन ने जो बनाया वो θ2। ओके, और ये लाइंस आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। गॉट इट? अब मैं अगर इसका नाम रख दूं कुछ, चलो ABC रख देते हैं, ABC। ठीक बेटा, देखो त्रिभुज ABC रेडी हो गया, है ना। इस ट्राइंगल में क्या θ1 एक्सटीरियर एंगल नहीं है? बाह्य कोण है ना। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो अपने इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी कि जो θ1 है ना, इट शुड बी इक्वल टू θ2 + 90। गॉट इट? आया समझ में कि नहीं आया? अब मैं दोनों तरफ का tan ले लेती हूँ। tan θ1 इज इक्वल टू tan 90 + θ2, ऐसे ले सकते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं? अब बच्चों देखो, ये हो गया tan θ1 90 + θ यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो हुआ निगेटिव, दूसरी बात कि ये कॉट में भी कन्वर्ट होगा, ये बन जाएगा cot θ2। गॉट इट? अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ये बन गया tan θ1 इज इक्वल टू -cot θ2। ठीक है, क्या आप cot θ2 को 1/tan θ2 नहीं लिख पाओगे? लिख दोगे आराम से, इसको यहाँ ले जाओ,
तो ये हो गया tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1, यानी कि m1 m2, इसकी ग्रेडियंट का नाम m1 और इसकी m2, तो m1 m2 इज -1। अगर दो लाइंस की ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए, इसका मतलब बिना देखे केवल इक्वेशन से ही हम बता देंगे कि ये लाइंस जो होंगी ना, ये परपेंडिकुलर होंगी। हाँ बच्चों, जब जिस चीज़ का प्रूफ हमारे माइंड में बैठ जाता है ना, कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। और मैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही हूँ और आप भी इसको एंजॉय करके पढ़िए। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके, इसके लिए बच्चों मुझे छोटा सा पॉज लेना होगा, मैं डायग्राम बना के रखती हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। हियर इज द डायग्राम बच्चों, और ये डायग्राम पूरी तरह से बुक की नकल करके बनाया गया है ताकि आपको असुविधा ना हो। ठीक है, तो अब हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा एक लाइन ये दिख रही है आपको L1, हाँ इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ना, स्लोप, वो tan अल्फा 1 रहेगा और इसको हम m1 कहेंगे। और ये जो दूसरी है L2, इसका अल्फा 2 रहेगा और इसको हम m2 कहेंगे। ओके, अब ये जो दो लाइंस हैं बच्चों, कोई भी दो लाइंस होती है ना, तो उनके बीच में टोटल 4 एंगल्स बनते हैं। तो ये दो इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। ये दो भी इक्वल होते हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। अगर 90 पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो दो एंगल एक्यूट और दो एंगल ऑब्ट्यूज ऐसे होते हैं। दो एंगल 90 से छोटे होते हैं, दो एंगल 90 से बड़े होते हैं। हाँ अगर ऐसे है तो फिर चारों 90 के होंगे। ये एक पर्टिकुलर केस है, बाकी तो यही रहता है ना। तो दो एक्यूट रहते हैं, दो ऑब्ट्यूज रहते हैं। अब बच्चों ये दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला एक्यूट और ये वाला ऑब्ट्यूज बना रही हैं, और मुझे दोनों के बारे में चर्चा करनी है, केवल एक्यूट केवल ऑब्ट्यूज के बारे में नहीं। चलिए थीटा है, तो ये दोनों कैसे हुए? वर्टिकली ऑपोजिट शीर्षाभिमुख कोण हो गए, है ना, तो वो थीटा बच्चों, तो ये भी थीटा। अब इसका कुछ नाम इन्होंने नहीं लिया है, तो मैं आपको ABC कह के बताती हूँ। हाँ, ट्राइंगल देखो ABC, दिखा ट्राइंगल ABC। हाँ, इस ट्राइंगल में जो अल्फा 2 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है ना, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। अब आप थीटा कैसे बोलोगे? थीटा हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अभी मैं केवल एक्यूट बता रही हूँ बेटा, उसके बाद ऑब्ट्यूज पर भी आएंगे। ये हो गया, दोनों तरफ का आप tan ले लो, टेंजेंट। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। हाँ, अब आपको चैप्टर 3 का tan A माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये था tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ठीक, वो मैं यहाँ पर बच्चों अप्लाई करने वाली हूँ। ये हो जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1, और ये सब किसके इक्वल? tan थीटा के इक्वल। तो ये हो गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। तो m2 m1 बोलने में विचित्र लगता है, इसलिए इसको हम m1 m2 बोल देते हैं। तो ये सब किसके इक्वल आया? ये वो एंगल है जो इन दो लाइंस के बीच में बन रहा है, और फिलहाल ये एक्यूट है जो मैंने लिया। ना, अब अगर मुझे फाई चाहिए बच्चों, ठीक है, तो फाई और थीटा, इसमें क्या रिलेशन है? ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, रैखिक युग्म 180 का टोटल है, तो फाई कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, है ना। तो अगर मुझे tan फाई चाहिए बच्चों, tan फाई, तो ये हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, है ना। और tan 180 माइनस थीटा कितना? माइनस tan थीटा।
यानी कि ये जो मेरा टेन थीटा आया ना, इसको आप माइनस साइन लगा दो, है ना। तो 1 प्लस m1 m2। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा यानी कि अधिक कोण होगा, है ना, तो जो थीटा आएगा ना, टेन थीटा, वो ऋणात्मक आएगा। ओके। और जब थीटा एक्यूट होगा यानी कि न्यून कोण होगा बेटा, ध्यान रखना, तो जो आपका वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी। इतनी दो बातें क्लियर हो गई। नेगेटिव आती कब है? इस अगर मान लो आपको बोला दो लाइंस का एंगल बताओ, एंगल निकाला, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव -1/√3 ऐसे कुछ आ गया, तो आप बोल दोगे कि ये जो एंगल है, ये जो हमने निकाला, ये ऑब्ट्यूज है। और अगर वो कहें, आपको क्वेश्चन में ये कहकर कहें दें कि नहीं हमें ऑब्ट्यूज नहीं चाहिए, तो बस आप एक्यूट बताओ, फिर पता है क्या करना? फिर सुन लो ध्यान से। एंगल, अगर आपको ये शर्त है कि नहीं हमें तो एक्यूट ही चाहिए, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देना, मॉड। और ये तो आप सब जानते हैं कि मॉड का काम क्या है। मॉड आपके नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि देखो ना, वैल्यूज तो सेम रहेगी, थीटा टेन थीटा या टेन फाइव, बात तो वही रहेगी, रहेगा एंगल तो वही, बस पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, एक एंगल है 1045 बेटा, ध्यान देना, ठीक है। दूसरा एंगल है 135, इनका टोटल करके देख लो 180 आ रहा है ना। तुमने निकाला 135, तो फिर इसको आप 90 प्लस 45 ऐसे ही तो ब्रेक करोगे, तो ये 45 तो 45 ही रहा ना, मतलब जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, केवल साइन चेंज हुआ। तो यहाँ 90 नहीं, सॉरी 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 करोगे, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, केवल साइन चेंज हुआ। तो जब भी आपको बोले कि आप तो एक्यूट दो, तो आप फिर क्या करना, शराफत से ये मॉड लगा देना, ठीक है बच्चों। तो बस ये मेरे को लगता है कि आपकी 10.1 तक की तैयारी हो गई है। एक छोटी सी चीज मुझे याद आ रही है, वो रह गई है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी वो मैं आपको और बता दूं, उसके बाद बेखौफ होकर हम 10.1 शुरू कर सकते हैं। अभी देखो 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, मैं ऐसे ले रही हूँ थोड़ी लाइन की तरह से। हाँ, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3, और इन तीनों से होकर एक लाइन जा रही है। तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, क्या? ये जो लाइन होगी ना, ऐसे समझो, ठीक, ये एक्सिस भी बना दिया मैंने, ये जो एंगल है ये थीटा है, यानी कि इस लाइन का ग्रेडियंट टेन थीटा है, स्लोप टेन थीटा है ना। अब ये लाइन x1 y1 और x2 y2 को जोड़कर भी बन रही है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ती तो भी यही लाइन बनती, इन दोनों को जोड़ देती ना तो भी यही लाइन बनती, यानी कि स्लोप तो सेम रहेगा। इसका मतलब अगर 3 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन का स्लोप और इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप सेम आ जाए, मतलब मुझे नहीं मालूम ये लाइन पर है कि नहीं, बस मुझे ये मालूम है 3 पॉइंट्स हैं, तो पहले मैंने क्या किया, इन 2 पॉइंट्स से जाने वाली लाइन का स्लोप निकाला, m1, तो ये आ गया बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप आ गया, ठीक। इसके बाद मुझे मालूम तो है नहीं कि लीनियर है कोलिनियर है, तो मैंने अब इन दोनों का निकाल दिया m2। अब मैंने क्या किया, y3 माइनस y2 और फिर x3 माइनस x2। लकीली मैंने देखा दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो फिर मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ कि m1 m2 इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, क्योंकि स्लोप चाहे इन दोनों को लेकर निकाल लो, चाहे इन दोनों को लेकर, चाहे इन दोनों को लेकर, स्लोप सेम आ रहा है। इसका मतलब हम एक ही लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। बोलो, क्लियर हुआ? चलिए अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1। बस मैं एक क्वेश्चन इस वीडियो में लेने वाली हूँ। ये है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2, also find its area। एक पॉज ले रही हूँ इस डायग्राम को बनाने के लिए, ओके।
सी हियर इज द डायग्राम। वैसे बच्चों ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, बट अभी वो अगर आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो हम इसको फिर अलग तरह से करेंगे। और वो हम ऐसे करेंगे बच्चों कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है इसका एक हम डायगोनल बना देंगे, एक, और इस डायगोनल की वजह से क्या बन गए, दो ट्रायंगल, एक छोटा एक बड़ा, है ना। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो हमको आता है, बस हमने इसको अप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है। ट्रायंगल ए बी सी का आ गया 14 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ए सी डी का आ गया आपका 46.5 यूनिट्स। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। तो आंसर आ गया। कितना सिंपल है, इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ करने लायक था नहीं इसलिए मैंने इसको ऐसे करके दे दिया आपको, ठीक है। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आप कुछ भी काम करें उसको एंजॉय करके करें, बोझ लेकर नहीं करें, कुछ चेंज होने वाला नहीं है आपके टेंशन लेने से। और ये इतना अच्छा टॉपिक है ना, इसको आप अच्छा ही रहने दें, हाँ, और बहुत खुशी खुशी इसको आगे बढ़ाएं। अभी मैं यहाँ पर रोक रही हूँ वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा, जब बनेगा आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर दो, ट्राई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपना। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो, जय हिंद।